वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सर नीलेश कुमार। आज लिथोस्फीयर का सेकेंड लेक्चर है जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। लिथोस्फीयर क्या होता है इसके बारे में पढ़े थे, और जो अर्थ का क्रस्ट वगैरह है, मेंटल कोर, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज इस क्लास में हम लोग जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भूकंप वगैरह आता है वो जो प्लेट्स हैं, हमारा जो धरती है वो 7 प्लेट्स में डिवाइडेड है, पूरा कंटिनेंट, ठीक ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो जो प्लेट्स हिलता है, क्यों हिलता है, ऐसा क्या होता है धरती के अंदर जो उसको मूव कराता है, और जिस कारण से अर्थक्वेक वगैरह आता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप मेरे पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं, लिथोस्फीयर का पहला लेक्चर जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेसिक था। क्रस्ट क्या होता है, कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, ये सब चीज़ बताए थे। तो यहाँ पे अभी उन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए जब तक आप वो नहीं देख पाइएगा तो समझ नहीं पाइएगा। यदि नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको जाकर देखिए, फिर यहाँ देखिएगा। यदि अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए ये सेकेंड लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक होता क्या है पहले इसको समझिए। ऐसे जियोग्राफी जो है, हम लोग जानते हैं जियोग्राफी मतलब अर्थ के बारे में स्टडी। तो उसमें भी बहुत सारा पार्ट्स आता है, उसी में एक पार्ट है जियोमॉर्फिक। जियोमॉर्फिक मतलब जो अर्थ के इंटीरियर में जो मूवमेंट होता है या जो भी चेंजेज होता है, जो एक्ट करता है अंदर में, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं जियोमॉर्फिक या जियोमॉर्फोलॉजी। मतलब धरती के अंदर का किसी तरह के मूवमेंट्स के बारे में, क्रस्ट के बारे में, कोर के बारे में, मेंटल के बारे में जो स्टडी करेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, जियोमॉर्फोलॉजी कहेंगे, और उस प्रोसेस को कहते हैं जियोमॉर्फिक, है ना। तो इसमें दो तरह का है कि जो अंदर होता है उसको कहते हैं इंटरनल प्रोसेस, इंडोजेनेटिक, है ना। और जो फोर्स अर्थ के ऊपर काम करता है, जैसे पानी बहा तो उससे सॉइल इरोजन हुआ, ग्लेशियर्स के वजह से नदियां का बनना, हवा बहना, वेव, मतलब जो नदियां में, समुद्र में जो लहरें आती हैं उसका आना, वो सब क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस। ये प्रभावित किससे होता है, इंटरनल प्रोसेस की वजह से ही एक्सटर्नल प्रोसेस प्रभावित होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, खासकर ये जो वेव वगैरह आता है, आपका सुनामी वगैरह आता है, वो आगे पढ़ेंगे कैसे अर्थक्वेक की वजह से समुद्र में सुनामी आता है, ठीक ना। तो ये जो कुछ प्रोसेस जो है एक्सोजेनेटिक मतलब एक्सटर्नल प्रोसेस, वो इंटरनल प्रोसेस से प्रभावित होता है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो तरह का है, एक इंटीरियर जो धरती के अंदर होता है उसको कहते हैं इंटरनल प्रोसेस या इंडोजेनेटिक प्रोसेस, और जो बाहर होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस या एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए आता है प्लेट टेक्टोनिक्स। अब टेक्टोनिक्स प्लेट होता क्या है। ऐसे एक वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दिया था प्लेट टेक्टोनिक्स का। उन्होंने कहा कि जो पूरा धरती है वो 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइड है, ठीक। और छोटे छोटे कुछ माइनर प्लेट्स भी है, मतलब 7 मेजर प्लेट है जिसको हम 7 कंटिनेंट मान सकते हैं, और कुछ छोटे छोटे माइनर प्लेट्स है, छोटे प्लेट्स है जो उस मेजर प्लेट्स के बीच में या उसी के अंदर लाई करते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स वो चीज है जो लिथोस्फीयर को ह्यूज स्लैब ऑफ रॉक में डिवाइड करता है। स्लैब कहने का मतलब जैसे देखे होंगे बहुत सारा लोहा का ढलैया किया हुआ, छड़ का ढलाई किया हुआ, कुछ ढकने के लिए जो हम लोग बनाते हैं, खासकर जो लैट्रिन वगैरह का जो टंकी होता है उसको ढकने के लिए, तो उस तरह के उसको क्या कहते हैं, स्लैब कहते हैं। तो ये भी एक क्या है, ह्यूज स्लैब ऑफ रॉक है, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक पूरा इंडिया हो सकता है, या पूरा एक एशिया हो सकता है, इतना बड़ा ये एक स्लैब है। तो उस स्लैब को क्या कहते हैं, टेक्टोनिक्स प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 7 प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स। देखो दिस प्लेट टेक्टोनिक्स आर डिवाइडेड इनटू मेजर एंड माइनर प्लेट्स, यही है तुम्हारा क्या है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है, ठीक है। अब ये प्लेट्स क्या है, कहाँ अप्लाई करता है, मेंटल के ऊपर फ्लोट करते आता है। मेंटल में हम लोग दो पार्ट्स पढ़े थे, एक आउटर मेंटल, एक इनर मेंटल। तो इनर मेंटल में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ जो जो मतलब रॉक्स है वो लावा के फॉर्म में होता है, मैग्मा के फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे मोल्टेन फॉर्म में होता है, पिछले क्लास में पढ़े थे। तो इस अब क्या होता है, फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट कर रहा है तो एक जगह रहेगा नहीं। तो कोलिजन की वजह से, इस प्लेट्स के कोलिजन की वजह से ही माउंटेन वगैरह फॉर्म होता है, या जो इरेगुलर सरफेस आज हम धरती पे देख रहे हैं, या जो ओशियन फ्लोर्स वगैरह फॉर्मेशन दिख रहा है, वो इसी प्लेट्स के वजह से। एक दिन में ये नहीं होता है, ठीक ना, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। इसका स्वरूप आज हमको देखने को मिलता है, अभी भी जो धीरे धीरे चेंज होगा, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वो देखने को हमको मिलेगा। इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कंटिनेंटल प्लेट्स मूव क्यों करता है, ठीक।
तो क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स काम करता है उसके अंदर, क्योंकि देखिए वो मैग्मा के फॉर्म में मेंटल है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फोर्स काम करेगा। उस फोर्स की वजह से प्लेट्स जो होता है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड, है ना, या तो ऊपर दो टकराया तो ऊपर की ओर निकला, या दो टकराया तो नीचे की ओर जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोल्डिंग कहते हैं। इसी कारण से जो माउंटेन जो फॉर्म हुआ है हमारा, उसको फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं, ठीक ना, क्योंकि वो कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से, मतलब दो पढ़ेंगे आगे क्या होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, उसकी वजह से जो माउंटेन फॉर्म हुआ ना, इसलिए उसको फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। इसी प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही वो माउंटेन फॉर्म हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत मिलियन ईयर पहले, 2500 मिलियन ईयर एगो पहले, पूरा इंडियन प्लेट एक ही था, इसका नाम था गोंडवाना लैंड, है ना। उससे पहले भी एक और नाम था। तो अब बाद में क्या हुआ, वो डिवाइड, मतलब टूटते टूटते मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये अलग अलग कंटिनेंट फॉर्म होना शुरू हो गया, है ना। तो क्योंकि होता क्या है कि ये हर साल, देखो क्या दिया, प्लेट्स आर कांस्टेंट मोशन विद एवरेज रेट ऑफ फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर। अब हर साल फ्यू सेंटीमीटर ही मूव करता है, तो क्योंकि प्लेट तो बहुत बड़ा है, तो उतना बड़ा प्लेट कुछ सेंटीमीटर हिल गया तो पता चलेगा नहीं भाई कितना हिला नहीं हिला, कितना चेंज हुआ। ऐसे सुने होंगे कि क्या है कि माउंटेन का जो साइज है लगातार घट रहा है, जो माउंट एवरेस्ट हमारा है वो नीचे की ओर धंस रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है। क्यों भाई ऐसा क्या हो रहा है, तो जरूर कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स में चेंजेस हो रहा होगा, इसकी वजह से हो रहा होगा, ठीक ना। तो अब देखिए कुछ टाइप्स ऑफ प्लेट्स हैं, जैसे सबसे पहले कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे क्या होता है, द प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, पूछेगा व्हाट इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो यहाँ पे प्लेट्स दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, और एक ऊपर की ओर जाने लगता है, ऐसे दिख रहा है, एक नीचे की ओर आ रहा है और एक कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो इसी फोल्डिंग की वजह से जो हिमालयज है हमारा फॉर्म हुआ है। कन्वर्जेंट बाउंड्री के मतलब टकराव की वजह से ही हमारा जो हिमालयन माउंटेन है वो फॉर्म हुआ। इतना भी फोल्ड माउंटेन है दुनिया में, है ना, वो किलिमंजारो हो अफ्रीका का या फिर ये हो, फोल्ड माउंटेन ऐसा माउंटेन कहते हैं जो माउंटेन का एक रेंज होता है पूरा, मतलब एक माउंटेन खत्म हुआ तो फिर दूसरा माउंटेन स्टार्ट होगा, तो उस तरह के माउंटेन को हम लोग कहते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक ना। तो ये पूरा एक माउंटेन का रेंज है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से देख रहे हैं कैसे एक प्लेट ऊपर की ओर चढ़ रहा है और एक हमारा नीचे की ओर आ रहा है, तो इससे क्या होगा, जो लैंड है उसमें चेंजेस आने वाला है। हाँ, तो जो बाउंड्री फॉर्म होगा उसको क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री। कोई पूछेगा कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करते हैं, ठीक है, और एक सिंक करता है और एक ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, इन सबका नोट जरूर बना लीजिएगा। दूसरा आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ पे क्या होता है, प्लेट्स पैरेलली मूव करता है हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे एक इधर आएगा तो एक इधर जाएगा, या ऐसे है तो एक इधर आएगा तो एक इधर जाएगा, ठीक ना। तो ये एक दूसरे को मतलब जस्ट टच करके पास करते रहता है। इससे क्या होता है, इसकी वजह से क्या चेंजेस आएगा धरती पे, इससे कोई ना पहाड़ बनेगा ना लैंड में शेप में कोई चेंज आएगा, लेकिन उस लैंड्स के बीच में दरार पड़ जाएगी, हो सकता है वो जो कंटिनेंट है टूट के दूसरा कंटिनेंट बन जाए, है ना। अब देखिए मान लीजिए कुछ ज्यादा आगे निकल जाएगा तो यहाँ पे जो कंटिनेंट्स होगा वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि नया कंटिनेंट्स फॉर्मेशन का, नया लैंड फॉर्मेशन का संभावना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म से समझ में आ रहा है कि मतलब क्या हो जाएगा, एक नया स्वरूप ले लेगा ये, ठीक है। दूसरा आता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट में क्या होता है, हियर प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर एज मैग्मा पुश अप फ्रॉम द मेंटल। यहाँ क्या होता है, दोनों एक दूसरे से दूर जाता है, किस वजह से दूर जाता है, तो जो मैग्मा है बीच में, देख रहे हैं मैग्मा दिखाया है ना, ये मैग्मा है आपका, ये क्या करता है, इसको एक दूसरे से दूर भेजता है, ठीक ना। और जिस कारण से क्या होगा, यहाँ पे बीच में एक दरार पड़ जाएगा, लंबा सा दरार, हो सकता है कि इतना लंबा दरार पड़ जाए कि यहाँ पे ओशियन बन जाए, ठीक ना। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नया लैंड फॉर्मेशन हो जाए और ये दोनों कंटिनेंट एक दूसरे से अलग हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो तीन तरह का बाउंड्री हम लोगों ने पढ़े, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म और डाइवर्जेंट। ये देखिए मैप के माध्यम से दिखाया गया पहले कैसे एक पैनगिया 250 मिलियन ईयर पहले एक पूरा जो लैंडमास है वो एक क्या था, पूरा सिंगल लैंडमास था, इसको क्या कहते हैं, पैनगिया लैंडमास। फिर उसके बाद क्या हुआ, तीन लैंडमास में बट गया, गोंडवाना और लॉरेशिया, दिख रहा है, ये लॉरेशिया है और ये गोंडवाना है, इसके बीच में तैतीस सी है, ठीक ना। तो दो पार्ट मतलब तीन पार्ट्स में बट गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, और डिवाइड हुआ, एक दो तीन चार पांच और अलग अलग कंटिनेंट्स बन गया। उसके बाद क्या हुआ, 65 मिलियन ईयर एगो, मतलब अभी से 65 साल 65 मिलियन ईयर एगो पहले और ज्यादा कंटिनेंट बढ़ गया, और ये आज हमारा प्रेजेंट का कंटिनेंट्स है पूरा जो फॉर्म्स है। देखिए तो कैसे चेंज हो रहा है, पहले एक था, फिर दो दो तीन बना, फिर और ज्यादा बना और ज्यादा बना, और फिर आज हमारे पास ये हो सकता है कि आने वाले साल में ये भी डिवाइड हो जाए और नया नया कंटिनेंट बन जाए और नया नया लैंड मास बन जाए। ये संभावना है, हो सकती है मिलियंस ऑफ ईयर के बाद। अब आगे है, देखिए ये कुछ प्लेट्स का नाम दिया गया है
कुछ मेजर और माइनर प्लेट्स। तो मेजर प्लेट्स में देखिए सबसे पहले आता है साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, इंडियन प्लेट। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, और एक ये है आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये 7 मेजर प्लेट है, जिसमें मैंने गोल कर देता हूँ एक्चुअली। देखिए ये 7 मेजर प्लेट है, आप इसका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी सब ये कुछ माइनर प्लेट्स है जो उस मेजर प्लेट्स के आसपास ही होते हैं। उस हिसाब से पूरा जो हमारा पूरा कंटिनेंट है वो डिवाइड है, ठीक है। तो ये मैप है, मतलब देख लीजिएगा, ध्यान में रखने के लिए है, कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि कभी कभी मैप यदि लोकेट करने दे दे कहीं भी तो यूजफुल हो सकता है। अब आता है कि आखिर में ये मूव करता है तो कुछ ना कुछ तो चेंज आती होगी धरती पे। हाँ, उस चेंज की वजह से कुछ तो हमको झटका फील होता होगा, एक कंपन फील होती होगी, सडन वाइब्रेशन, है ना, जो अर्थ के क्रस्ट पे फील होती है, उसी को कहते हैं हम लोग अर्थक्वेक। जो वाइब्रेशन फील होता है, जो ये प्लेट्स मूव करेगा, तो प्लेट्स मूव करेगा तो मूव तो मेंटल में कर रहा है, लेकिन अब मेंटल से क्या होगा, वो मूव तो करेगा, उसका वेव क्या होगा, ऊपर की ओर आएगी, और वो कहाँ, क्रस्ट पे फैलेगा। तो उस मूवमेंट को ही कहते हैं क्या, अर्थक्वेक। जो प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो कंपन महसूस होता है उसको क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। अब देखिए, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको कहते हैं एपी सेंटर। याद रखिएगा, पूछेगा व्हाट इज एपी सेंटर, तो जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ उसको क्या कहेंगे, एपी सेंटर, ठीक ना, सॉरी फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। और धरती पे सबसे पहले जहां पे कंपन फील हुई, है ना, सबसे पहला जहां पे फील हुआ उसको क्या कहेंगे, ईपी सेंटर। समझ रहे हैं बात, समझिए, जहां से स्टार्ट हुआ उसको कहेंगे फोकस, मेंटल में जहां से भी स्टार्ट हुआ, और जहां पे सबसे पहले फील हुआ उसको कहेंगे ईपी सेंटर। जैसे जैसे ईपी सेंटर से हम दूर जाते जाएंगे, वहां पे क्या होगा, इसकी वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, इसलिए ईपी सेंटर के पास ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और ईपी सेंटर से जितना दूर जाएंगे वहां डिस्ट्रक्शन क्या होगा, कम होता चला जाएगा। सुनते हो कि अर्थक्वेक आया दिल्ली में, अर्थक्वेक आया चाहे कहीं भी आया, तो उस किसी एक पर्टिकुलर रीजन में आया तो वहां पे ज्यादा हुआ, हो सकता है कि वहां पे ईपी सेंटर हो उसका, और जैसे जैसे दूर होता गया वहां से क्या हुआ, उसका जो वाइब्रेशन है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होती गई, कम होते गई, ठीक ना। तो ये क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, एक वाइब्रेशन है जो अर्थ के क्रस्ट पे आता है, कहां से, मेंटल के अंदर से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ऑल दिस टेक्टोनिक प्लेट्स विच वी स्टडीड अर्लियर, ठीक है। आप देखो, जहां से ओरिजिन हुआ उसको कहते हैं फोकस, बता दिए, और जहां पे सबसे पहले धरती पे फील होता है उसको क्या कहते हैं, ईपी सेंटर। और वो क्या होता है, डायरेक्टली उसके ऊपर होता है, मान लो यहाँ पे फोकस है, तो यहाँ पे धरती के सरफेस पे यहाँ पे तुम्हारा ईपी सेंटर होगा, ठीक है। अब देखिए वेव, आखिर में अर्थक्वेक क्या है, एक सिस्मिक वेव है। सिस्मिक वेव जो क्या चीज पर डिपेंड करता है कि किस मीडियम से वो पास कर रहा है, इसके हिसाब से हम वेव को 3 हिस्से में बांटे हैं। सिस्मिक वेव को, अर्थक्वेक के वेव को कहते हैं सिस्मिक वेव, ठीक ना। और जिससे नापते हैं, क्यों सिस्मिक इसलिए कहते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको हम नापते हैं, इसके फ्रीक्वेंसी को, इसके मैग्नीट्यूड को, उसको कहते हैं सिस्मोमीटर कहते हैं, ठीक ना। एक रिक्टर स्केल होता है जो मैग्नीट्यूड बताता है, और इसकी वेव का जो फ्रीक्वेंसी बताएगा, वेवलेंथ जो बताएगा, वो क्या कहलाता है, सिस्मोमीटर कहलाता है। तो पहला है प्राइमरी वेव, जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है, और यही सबसे पहले कहां पहुंचता है, एपी सेंटर पे। इसकी स्पीड जो होती है देखो 5.3 किलोमीटर से लेकर 10.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो कितना तेजी से पास करेगा। और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस कहीं से भी जा सकता है, इसमें इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब ये तीनों मीडियम से पास कर सकता है, सॉलिड से भी, लिक्विड से भी, और गैस से भी। दूसरा है सेकेंडरी वेव, जो खाली सॉलिड से जा सकता है, और ये कहाँ, ट्रांसवर्सल वेव होता है एक्चुअली, कि जी मान लो कि इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, द ट्रांसवर्स वेव सेक द ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन विच दे प्रोपोगेट। मान लो कि उसकी जो वाइब्रेशन इस तरफ जा रही है, तो सेक ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेगा, ठीक ना, मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करता है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है। इसकी स्पीड होती है 1 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और सबसे अंत का तीसरा वेव है, वो है सरफेस वेव। ये प्राइमरीली ग्राउंड सरफेस पे होता है, मतलब ग्राउंड सरफेस पे ट्रैवल करता है, और ये होता तो बहुत स्लो है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज यही करता है, क्योंकि ये ग्राउंड सरफेस पे मूव कर रहा है, तो मेन है कि अब अंदर कितने स्पीड से मूव कर रहा है उससे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है धरती को, लेकिन सरफेस पे आके इतना मतलब वो मूव करेगा, उतना ज्यादा वो मतलब क्या करेगा, उसको एक तबाही लाएगा। इसकी स्पीड जो होती है 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक होती है। तो याद रखिएगा 3 तरह का वेव हुआ, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव। डेफिनेशन याद कर लीजिएगा इसका, ठीक है। एक मिनट, कुछ छूटा तो नहीं, नहीं चलिए ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो क्लास में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस सब सारे का नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।